बच्चों कैसे हो आप सब? बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे, है ना। कक्षा 7वीं का एक चैप्टर है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पुनर्गठन का काल। आज अपन इस चैप्टर को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर को पता है मैंने सोचा यार कैसे, मतलब फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाता हूँ इस चैप्टर। तो इस चैप्टर को अपन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीखेंगे। तो बच्चों क्लास में अपन ने क्या किया था कि एक स्टोरी पढ़ी थी, सुनी थी, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी मौर्य साम्राज्य की, है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है पहले कि मौर्य साम्राज्य के बाद के काल को पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता है। Why is the period after the मौर्य एम्पायर कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल है ना, उसको पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर के जो पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, उसके बाद इंडिया एक सिंगल एम्पायर के अंडर नहीं रहा। आई बात समझ में? यानी कि जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया ना, उसको पहले मौर्य साम्राज्य में क्या होता था, एक राजा होता था और उसने पूरे क्षेत्र पर क्या कर रखा था, शासन कर रखा था, है ना। लेकिन मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या कर दी, उसके बाद मौर्य साम्राज्य अलग अलग राज्यों में बट गया। ठीक है, बटने से क्या हुआ, बटने से ये हुआ कि अब वो जो एक अलग अलग राज्य बने गए, है ना, नए नए राजा आ गए। ठीक है, अब नए नए राजा आएंगे तो नए राज्य बनेंगे। ठीक है, तो कई न्यू किंगडम्स उभर के आए, यानी कि हिंदी में कई नए राज्य उभर के आए, इमर्ज्ड अ मेनी न्यू किंगडम्स। ठीक है, नेक्स्ट, रिलीजन को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। रीजन सॉरी, यानी कि जो रीजन था, क्षेत्र था, उसको नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि नए तरीके से नए राज्य बनाए गए। ठीक है ना। अब पॉलिटिकली क्या हुआ, देखो पॉलिटिकली नए राज्य बने, लेकिन और जो कल्चर था और इकोनॉमी थी उसमें भी बदलाव आया, है ना। संस्कृति भी बदलेगी ना, नए राज्य बनेंगे, नए राज्य बनेंगे, नए राजा आएंगे तो क्या हुआ, नए रूल आएंगे तो धीरे धीरे नई संस्कृति बनेगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए, क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि बदलाव हुए। इसी वजह से इस पीरियड को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपन सरल शब्दों में मैं कहूं कि पुराना बड़ा साम्राज्य टूट गया और नया साम्राज्य बन गए, नए राज्य बन गए, इसलिए इसे रीऑर्गेनाइजेशन का युग कहते हैं। अब आया समझ में? ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन का युग क्यों कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ हाँ भाई, ठीक है, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। कौन सा, कि मौर्य साम्राज्य के बाद के काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य टूट गया, है ना, और नए किंगडम बनकर सामने आए, है ना, और पॉलिटिकली, कल्चरली, यानी कि राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, सरल शब्दों में भी बता दिया मैंने, पुराना बड़ा साम्राज्य टूट गया, नए राज्य बने, इसलिए इस समय को क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन का युग कहते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न, ठीक है, एक से दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोक। यानी कि सम्राट अशोक मर गया, उसके बाद क्या हुआ। कहानी में बताया था ना मैंने कि जब सम्राट अशोक मर गया था, उसके बाद के जो राजा हुए, उन्होंने
हिंसा को नहीं अपनाया, अहिंसा को अपनाया। उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। अगर वो युद्ध करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो देखो, अशोक के बाद मौर्य रूलर वीक हो गए। अशोक के बाद जो नए राजा आए थे वो क्या हो गए, कमजोर हो गए थे। ठीक है, लास्ट मौर्य रूलर को पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 बीसी 185 बीसीई में मार दिया था। यानी कि जो लास्ट रूलर था किसका, मौर्य साम्राज्य का, उसको किसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, है ना। अब आगे, मौर्य साम्राज्य टूट गया था। अब उसको मार दिया तो मौर्य साम्राज्य टूट गया, टूट जाएगा, है ना। कई इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए, यानी कि स्वतंत्र राज्य बन गए बहुत सारे। ठीक है, आ गई बात समझ में। यही हुआ था अशोक की मृत्यु के बाद, डेथ ऑफ एम्परर अशोक। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन समझ आया सभी को। नेक्स्ट काल में कौन कौन से नए वंश उभरे, विच न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि ये जो काल था रीऑर्गेनाइजेशन का काल, इस काल में कौन कौन से नए वंश आए, है ना। तो देखो, पहला वंश शुंग वंश, फिर दूसरा वंश सातवाहन वंश। शुंगों के बाद सातवाहन आया था, सातवाहनों के बाद चोलाज, चेराज, पांड्याज, चेदी, इतने सारे वंश आए थे इस काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटसाइड डायनेस्टीज फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अपने भारत महाद्वीप से बाहर की जो डायनेस्टी थी जिन्होंने राज्य किया था, है ना, भारत पर, वो कौन कौन सी थी। तो देखो, इंडो ग्रीक थी, शक थे, कुषाण थे। ठीक है, ये ऐसी डायनेस्टी थी जो बाहर की थी, जिन्होंने अपने देश पर क्या किया, राज्य किया, है ना। राज्य अपने क्षेत्र कैसे बढ़ाते थे, तो देखो ये प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाउ द किंगडम्स एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, यानी कि राज्य जो होते थे अपने टेरिटरीज को कैसे एक्सपेंड करते थे, कैसे बढ़ाते थे। ठीक है, तो सुनो, पहला था युद्ध के माध्यम से, यानी कि जो दूसरे राज्य होते थे उन पर युद्ध कर दो, उनको जीत लो। उनको जीत लेंगे तो क्या है, वो राज्य भी अपना हो जाएगा, है ना। तो वॉरफेयर के माध्यम से। दूसरा है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से। वो क्या, राजा क्या करते थे कि जिन राज्यों को जीत नहीं पाते थे तो वो सोचते थे कि यार ऐसा करते हैं, जो पड़ोसी राज्य है उससे, उसकी जो ना, उसे शादी कर लेते हैं, उसकी जो राजकुमारी है उसे शादी कर लेंगे। शादी करेंगे तो क्या हुआ, शादी करेंगे तो रिश्तेदार बन जाएंगे, रिलेशनशिप बन जाएगी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अगर उसका रिश्तेदार बन गए, अगर किसी वजह से वो राजा मर गया या कुछ हो गया तो वो राज्य भी किसका हो जाएगा, वो राज्य भी अपना हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता था तो भी रिश्तेदारी हो जाती थी, तो घर घर की बात है, ऐसे बोलते नहीं, मतलब तेरा मेरा, तेरा है तो मेरा है, मेरा है तो तेरा है, ऐसे करके, है ना। यानी कि शक्तिशाली हो जाते थे फिर वो राज्य, एक दूसरे की मदद करते थे अगर कोई तीसरा व्यक्ति युद्ध करता है तो, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से अपना राज्य बनाते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है, तो देखो, मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है राजा अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य के राजा से करता था ताकि दोस्ती और अलायंस बन सके। अब आई बात समझ, ठीक है। हाँ, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र, यानी कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानेंगे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का कमांडर इन चीफ था, यानी कि सेनापति था, मौर्य सेना, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो मौर्य सेना का क्या था, सेनापति, सेनापति, है ना। एक सेकंड यार, राइटिंग ही सही। कौन था, सेनापति, है ना।
मौर्य जो मौर्य सेना थी, मौर्य राजा था, उसका क्या था, सेनापति था, यानी कि कमांडर इन चीफ था। उसने लास्ट मौर्य रूलर को मारकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जो मौर्य रूलर, लास्ट मौर्य रूलर था, उसको मारकर ये शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है। और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे शासन किया, यानी कि उत्तर और मध्य भारत पर क्या किया, शासन किया। ही स्टेबलाइज्ड अ एम्परर इनटू द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? व्हाट वाज अश्वमेध यज्ञ? चलो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक रिचुअल थी। रिचुअल मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठान, ठीक है, पूजा पाठ का काम ना। राजा एक घोड़ा छोड़ देता था, जहां जहां घोड़ा बिना रोके घूमता था वो एरिया राजा का माना जाता था। अगर कोई घोड़े को रोकता था तो युद्ध होता था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी पावर दिखाने के लिए ये यज्ञ क्या किया, किया था, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस अकर्ड इन रिलीजन एंड फिलॉसफी ड्यूरिंग दिस पीरियड? यानी कि इस काल में धर्म और दर्शन में क्या परिवर्तन आए? ठीक है, तो देखो वैदिक रिचुअल्स का रिवाइवल हुआ, यानी कि जो वैदिक परंपराएं होती थी उनको दोबारा से अपनाया गया। ठीक है, तो जो वैदिक रिचुअल्स होती थी उनका रिवाइवल हुआ, उनको दोबारा से अपनाया गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कंटिन्यू रहा, है ना। बुद्धिज्म जी और जैनिज्म में भी लोग इसको भी मानते थे। और संस्कृत एक इम्पोर्टेंट लिटरेसी लैंग्वेज बन गई, यानी कि जो भी पढ़ाएंगे, देखो वेद किस भाषा में लिखी थी, वेद लिखे थे संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो वेदों को महत्व दिया गया, इसका मतलब संस्कृत भाषा को भी क्या किया गया, महत्व दिया गया। पतंजलि ने योग सूत्र भी लिखा। पतंजलि ने क्या लिखा, योग सूत्र लिखा। ठीक है, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द शुंगास टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर? ठीक है, तो जो शुंग होते थे, शुंगाज होते थे, उनका कला और स्थापत्य में क्या योगदान है? ठीक है, तो कला और स्थापत्य मतलब मंदिर बना रहे हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, उनमें ये शुंग वंश का क्या योगदान था? ठीक है, देखो कला और स्थापत्य की तुम्हें ये चित्र दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। ये देखो ये किस तरीके से ये बनाया गया है, ये मंदिर टाइप का बनाया है ना, किस तरीके से बनाया गया है, ये मशीनों से थोड़ी बना है। पहले लोग क्या करते थे, हाथ से बनाते थे। तो और देखो ये क्या है, इसी को कहते हैं कला और स्थापत्य। यानी कि एक ऐसी कला जो स्थापना कर दे मंदिरों की, अच्छे अच्छे, ठीक है, और महलों की। ठीक है, तो इसी को स्थापत्य कला कहते हैं। तो सुनो ध्यान से, अब क्या है कि शुंग वंश का कला और स्थापत्य में क्या योगदान था? तो देखो भरहुत स्तूप का डेवलपमेंट किया, है ना, स्टोन रेलिंग और क्रेविंग बनाई उसके चारों ओर, बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों को लिखा, उनके डेपिक्शन मतलब लिखा, है ना, और अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट का विकास भी किया। ठीक है, तो ये भरहुत स्तूप क्या था, इसको भी दिखाता हूं, चलो। ये है स्तूप, है ना, बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, भरहुत स्तूप नाम है इसका। इसके चारों ओर ये जो रेलिंग बनवाई थी, ये सारी चीजें बनवाई थी, ये शुंग वंश के राजाओं ने बनवाई थी। अब आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन कौन थे? हु वर द सातवाहन्स? जिनका, ठीक है, तो सातवाहन देखो, सातवाहनों ने दक्कन रीजन पर राज्य किया। दक्कन का जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था अपने जो मैप है उसमें, तो जो दक्कन प्लेटू था उस वाले पूरे क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, राज किया।
जैसे कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तब उन्होंने राज्य किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये पूरे क्षेत्र में कौन से वंश ने राज्य किया था? सातवाहन वंश ने राज किया था, है ना। जिसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी अमरावती। अमरावती और प्रस्थाना, प्रस्थिताना, ठीक है, प्रस्थाना, है ना, ठीक है। ये राजधानी हुआ करती थी किसकी? सातवाहन वंशों की। आगे देखो, ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों स्ट्रांग हुए, यानी कि व्यापार, है ना, और कृषि दोनों का विकास हुआ सातवाहन वंश के शासकों के समय, ठीक है। तो यानी कि दोनों का विकास कैसे हुआ कि व्यापार, यानी कि व्यापारियों को क्या है, अच्छा व्यापार कर सकते थे क्योंकि राजा इन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। रास्तों पर व्यापारियों को कोई परेशान ना करे, कोई लूटे ना, ठीक है, इसलिए ये राजा उनको सुरक्षा देता था, है ना। तो विदेशों से काफी व्यापार हुआ, जहाजों के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि हाउ डिड ट्रेड फ्लरिश अंडर द सातवाहन्स, यानी कि सातवाहन के अंडर जो व्यापार है वो कैसे फला फूला, है ना। तो देखो हमें क्या मिलता है, सातवाहनों का एक कॉइन मिलते हैं, कॉइन इतिहासकारों को, है ना। उन कॉइन पर शिप्स यानी कि जहाज की इमेज मिलती है। तो ये जो कॉइन होते हैं ना, कॉइनों पर जहाज की इमेज मिलती है, उससे पता चलता है कि ये जहाजों के माध्यम से समुद्र के माध्यम से क्या करते थे, व्यापार करते थे विदेशों से, है ना, ठीक है। और मैरीटाइम मतलब समुद्री द्वारा व्यापार होता था, समुद्र के माध्यम से, ठीक है। रोमन एम्पायर के साथ भी व्यापार हुआ करता था, जो रोमन साम्राज्य होता था उसके साथ ये बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि भेजते थे। क्या क्या भेजते थे, ठीक है, स्पीसीज, टेक्सटाइल, आइवरी, आइवरी मतलब हाथी दांत, है ना, टेक्सटाइल, और ये स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होता है, मसाले, ठीक है। और मंगवाते थे विदेशों से, क्या, परफ्यूम मंगवाते थे, ग्लास मंगवाते थे, कौन, ये व्यापारी, ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड हुआ करती थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू सातवाहन कॉइन्स टेल अस, यानी कि सातवाहनों के जो कॉइन्स हैं वो हमसे क्या कहते हैं, क्या बताते हैं हमें, है ना। तो देखो, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन एडवांस थी, यानी कि जहाज बनाने की प्रक्रिया क्या थी, एडवांस थी, जहाज अच्छे से बना लेते थे वहां के कलाकार जो जहाज बनाने वाले होते थे, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ था, यानी कि जो लिपि हुआ करती थी, स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी हुआ करती थी, ठीक है। कॉइन्स पर किंग और सिंबल्स बने होते थे, यानी कि जो कॉइन्स होते थे उन पर किंग्स, राजाओं के चित्र बने होते थे। ये सारी बातें बताते हैं हमें सातवाहन शासकों के कॉइन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं के नामकरण की क्या विशेषता हुआ करती थी, यानी कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट नेमिंग सातवाहन किंग्स, यानी कि सातवाहन राजाओं के जो नाम हुआ करते थे उनकी क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो देखो मैं बताऊं तुम्हें, सातवाहन जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाया करते थे, ठीक है। किंग्स अपनी माँ के नाम से पहचाने जाते थे, एग्जाम्पल गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, है ना, ये राजा का नाम सुना हुआ, आपने नहीं सुना तो अभी सुन लो, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी का पुत्र सातकर्णी। इससे वुमेन की स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई देती है, यानी कि महिलाओं की इज्जत होती थी, है ना, महिलाएं, है ना, अच्छी पोजीशन में होती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू नाने घाट इंक्रिप्शंस टेल अस, नानी घाट अभिलेख क्या होता है ना। तो अब आप ये जानते हैं अभिलेख क्या होता है। खट देखो, राजा हुआ करते थे ना, राजा, तो राजा
कठोर सतहों पर अपने आदेशों को लिखवा देते थे, हार्ड सरफेस पर अपने ऑर्डर्स को इनक्रिप्ट करवा देते थे, है ना। तो क्वींस पावरफुल हुआ करती थी, ठीक है, और उन्हीं को, हाँ, हार्ड सरफेस पर जो लिखवा देते थे ना, उन्हीं को अभिलेख बोला करते थे। नाउ अब बात करते हैं अपन नाने घाट अभिलेख की। क्वींस पावरफुल थी। नाने घाट अभिलेख हमें क्या बताता है कि जो क्वींस हुआ करती थी वो पावरफुल हुआ करती थी। डोनेशन यानी कि दान का रिकॉर्ड भी मिलता है, यानी कि जो राजा हुआ करते थे ना, ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को क्या करते थे, दान देते थे, है ना, ठीक है। तो और इसके अलावा वैदिक रिचुअल्स के एविडेंस भी हमें मिलते हैं। वैदिक रिचुअल्स यानी कि वेदों की जो अनुष्ठान होते थे, रिचुअल्स होती थी, यज्ञ होते थे, इनके बारे में भी हमें नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। अर्ली न्यूमेरिकल्स यानी कि गणती जो प्राचीन अंक होते थे उनका यूज कैसे होता था, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है नाना घाट अभिलेख से। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट कल्चर चेंजेस टूक प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे कल्चर कैसे चेंज हुआ, है ना, ये पुनर्गठन काल में संस्कृति में क्या परिवर्तन आए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो पता है अभी अपन ने पूरी बात कर ली, तो क्या क्या परिवर्तन आए थे। देखो कला एडवांस हुई, कला का विकास हुआ, आर्ट, कला को क्या बोलते हैं, आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर का विकास हुआ, ठीक है। लिटरेचर और फिलोसफी की ग्रोथ हुई। लिटरेचर यानी कि साहित्य और दर्शन, इनका विकास हुआ। साहित्य मतलब राजाओं के बारे में कहानियां, कथाएं, कविताएं। दर्शन मतलब ज्ञान की बात करना, है ना, इन सब के बारे में, ठीक है, क्या हुआ, ये एडवांस हुई सारी चीजें, है ना। तो देखो जैसे कला है, मंदिर, मूर्तियां, स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, मूर्तियां होता है, स्कल्पचर का मतलब मूर्तियां, इन सब का विकास हुआ, एडवांस हुई है, कला विकसित हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ये क्या कह रहा है, व्हाई इज दिस पीरियड इंपोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। यह काल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। ये रीऑर्गेनाइजेशन का जो काल है ना, वो भारतीय इतिहास में क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पहले मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ करता था कि एक राजा, एक साम्राज्य था पूरे उत्तर भारत पर, ठीक है। अब शक्ति का, साम्राज्य का विकेंद्रीकरण हो गया, मतलब अलग अलग राज्य बन गए, है ना। अलग अलग राज्य कैसे बन गए, पहले जैसे मान लो ये पूरे क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य शासन कर रहा है, अभी क्या है, वो पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिया था, उसके बाद नए नए राज्य बन गए, सातवाहनों का बन गया नीचे, और इस तरीके से नए नए राज्य बन गए। तो क्या हुआ, ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी भी आएगी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता, है ना, है ना। देखो सिटी का मतलब होता है, देखो जैसे पूरा देश अपना एक है, लेकिन गुजरात का कल्चर थोड़ा अलग है, राजस्थान का अलग है ना, और ईस्ट का अलग है। जो ईस्ट इंडिया है ना, उसके राज्य जैसे मेघालय, मणिपुर, साउथ का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके कल्चर अलग है ना। वैसे ही अलग अलग राज्य बने थे, तो कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता आई थी, मतलब कल्चर में अंतर। ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी हुई, व्यापार समृद्ध हुआ, है ना, राजाओं ने उसको, व्यापार को बढ़ाया अपने अपने राज्य में, ठीक है। आर्ट और लिटरेचर का विकास हुआ, कला और साहित्य का क्या हुआ, विकास हुआ, कला और साहित्य, है ना, कला और साहित्य का क्या हुआ, विकास हुआ,
आई बात समझ में। देखो अभी हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन को क्या क्या समझना था। रीऑर्गेनाइजेशन समझना था, डायनेस्टी समझनी थी, अश्वमेध यज्ञ समझना था, मैट्रिमोनियल अलायंस, सातवाहन, शुंग और ब्राह्मी, ये सब की बात की थी। ठीक है, ये सब पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।